अमेरिकी बाजारों में मजबूत तेजी देखने को मिली, जहां डाउ जोन्स 500 अंक से ज्यादा उछला, जबकि नैस्डैक में भी करीब 1.8% की बढ़त रही। एआई थीम वाली कंपनी और खासकर एएमडी से जुड़ी पॉजिटिव खबरों ने टेक सेक्टर का सेंटिमेंट मजबूत किया। अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की एडीआर्स में मजबूती देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक एडीआर करीब 2.9% और एचडीएफसी बैंक एडीआर लगभग 3% की तेजी में कारोबार कर रहे हैं, जिससे संकेत मिल रहा है कि बैंकिंग सेक्टर में आज भी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आईटी सेक्टर में भी हल्की मजबूती बनी हुई है। इन्फोसिस एडीआर और विप्रो एडीआर दोनों हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर रेड्डीज लैब्स एडीआर में भी 1% से ज्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। इससे आईटी और फार्मा सेक्टर का सेंटिमेंट मजबूत बना हुआ है। दूसरी तरफ मेक माई ट्रिप एडीआर में सबसे ज्यादा करीब 5.7% की तेज उछाल देखने को मिली है, जबकि रोडज़ेन एडीआर भी 4% से ज्यादा चढ़ा है। कुल मिलाकर अमेरिकी बाजार में भारतीय शेयरों का रुख पॉजिटिव नजर आ रहा है, जो भारतीय बाजार के लिए भी अच्छा संकेत माना जा सकता है। विदेशी निवेशक यानी एफआईआईज अभी भी भारतीय बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक एफआईआईज ने करीब 5,800 करोड़ रुपए की सेलिंग की, जबकि डीआईआईज ने लगभग 6,800 करोड़ रुपए की बाइंग करके बाजार को सपोर्ट दिया। कल बाजार में सबसे ज्यादा चर्चा क्रूड ऑयल को लेकर रही, क्योंकि पहले ऑयल प्राइसेस में करीब 10% की गिरावट आई थी, लेकिन बाद में इसमें तेज रिकवरी देखने को मिली। WTI क्रूड फिर से $95 के ऊपर पहुंच गया, जिससे ग्लोबल मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई। क्रूड ऑयल गिरने के साथ गोल्ड और सिल्वर में तेज उछाल देखने को मिला। गोल्ड करीब 3% और सिल्वर 5 से 6% तक चढ़ गया, जिससे गोल्ड ETF और सिल्वर ETF निवेशकों को भी फायदा मिल सकता है। साथ ही इंडियन रुपी में भी मजबूती आई है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध रोकने को लेकर बातचीत की खबरों से पहले ऑयल प्राइसेस टूटे थे। रिपोर्ट्स में कहा गया कि दोनों देश एक 1 पेज मेमोरेंडम के जरिए सीज फायर डील के करीब पहुंच सकते हैं और अगले 24 से 72 घंटे अहम माने जा रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के आक्रामक बयानों के बाद बाजार का सेंटिमेंट फिर बदल गया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर डील फेल हुई तो अमेरिका और बड़ा अटैक कर सकता है, जिसके बाद ऑयल प्राइसेस में फिर तेजी लौट आई। गिफ्ट निफ्टी करीब 24,500 के आसपास कारोबार करता दिखा, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय बाजार की शुरुआत मजबूत हो सकती है। हालांकि मिडिल ईस्ट टेंशन और ट्रंप के बयानों की वजह से वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। अगर मिडिल ईस्ट डील सफल होती है तो क्रूड ऑयल में और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे भारतीय बाजार को राहत मिलेगी। लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो ऑयल 105 से $110 तक जा सकता है, जिसका असर सीधे ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स पर पड़ सकता है। आज के कारोबारी सत्र में कई बड़ी कंपनियों के Q4 रिजल्ट्स पर बाजार की नजर रहने वाली है। इनमें अपोलो पाइप्स, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, कार्ट्रेड टेक, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डाबर इंडिया, एस्कॉट्स कुबोटा और लुपिन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा MRF, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, रतन इंडिया पावर, सोनाटा सॉफ्टवेयर, थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज और थर्मैक्स जैसी कंपनियों के नतीजे भी निवेशकों के लिए अहम रहने वाले हैं। इन कंपनियों के मैनेजमेंट कमेंट्री और फ्यूचर आउटलुक पर बाजार खास नजर रखेगा। भारत का सर्विसेज PMI डेटा उम्मीद से काफी बेहतर आया है। मार्च में ये 57.5 था और इस बार अनुमान 57.9 का लगाया गया था, लेकिन वास्तविक आंकड़ा 58.8 आया है। इसका मतलब है कि देश की सर्विस सेक्टर एक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है और इकोनॉमी में मजबूती बनी हुई है। S&P ग्लोबल ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP ग्रोथ लगभग 6.6% रह सकती है। हालांकि ग्लोबल अनिश्चितताओं के बावजूद भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है। मूडीज की रिपोर्ट में भारत को फ्यूचर ग्लोबल शॉक से निपटने के लिए बेहतर स्थिति वाला देश बताया गया है। मजबूत डोमेस्टिक डिमांड, स्टेबल बैंकिंग सिस्टम और तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना गया है। भारत का कुल एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इस दौरान देश का एक्सपोर्ट करीब $863 बिलियन रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 4.6% ज्यादा है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्राइम रेट करीब 6% घटा है। इसका इनडायरेक्ट फायदा इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट को भी मिलता है, क्योंकि विदेशी निवेशक हमेशा स्टेबल और सुरक्षित देशों में निवेश करना पसंद करते हैं। भारत में अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस और छोटे स्टार्टअप बिजनेस कारोबारों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। सरकारी सर्वे के मुताबिक 2025 में ऐसे व्यवसायों में 8% की बढ़ोतरी हुई और इससे करीब 74 लाख नई नौकरियां बनी। सरकार ने पैसेंजर एयरलाइन सेक्टर के लिए 5,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी क्रेडिट पैकेज को मंजूरी दी है। इसी खबर के बाद एविएशन स्टॉक्स जैसे इंडिगो, एवाल्यूएशन और स्पाइस जेट में मजबूत तेजी देखने को मिली।
भारत लगातार दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर काम कर रहा है। खबर है कि मई के अंत तक साउथ कोरिया के साथ भी बड़ी व्यापारिक बातचीत हो सकती है, जिससे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स को फायदा मिल सकता है। भारतीय शेयर बाजार बुधवार को दिन भर दबाव में रहा क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतों में मजबूती बनी हुई थी, लेकिन दोपहर बाद बाजार में जोरदार रिकवरी आई और निफ्टी 298 अंक की तेजी के साथ 24,331 पर बंद हुआ, जबकि 24,000 के स्तर पर मजबूत बाइंग देखने को मिली। ग्लोबल संकेतों में सुधार, खासकर यूएस ईरान डील को लेकर बढ़ती उम्मीदों ने सेंटिमेंट को मजबूत किया। साथ ही रूपी, बॉन्ड यील्ड, क्रूड ऑयल और वॉलेटिलिटी इंडेक्स में नरमी आने से बाजार को सपोर्ट मिला और आखिरी घंटों में तेज रैली देखने को मिली। सेक्टोरल फ्रंट पर PSU बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही, जबकि एनर्जी और CPSE इंडेक्स दबाव में रहे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में इंटरग्लोब एविएशन और TVS मोटर टॉप गेनर्स रहे, जबकि ONGC और रिलायंस इंडस्ट्रीज कमजोरी के साथ बंद हुए। ब्रॉडर मार्केट में भी मजबूती बनी रही और मिड कैप व स्मॉल कैप इंडिसेस ने अहम रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर ब्रेकआउट दिया। इससे संकेत मिल रहे हैं कि बाजार में फिलहाल ब्रॉडर बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। मार्केट एक्सपर्ट नागराज शेट्टी के मुताबिक निफ्टी अब 24,300 के बड़े रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्तर डिसाइसिवली टूटता है तो आने वाले समय में निफ्टी 24,600 से 24,800 तक जा सकता है, जबकि नीचे 24,200 का स्तर अहम सपोर्ट रहेगा। वहीं बैंक निफ्टी ने भी 54,222 से 55,602 के कंसोलिडेशन रेंज के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और 20 डे EMA के ऊपर बंद हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर बैंक निफ्टी 56,300 से 56,400 के ऊपर टिकता है तो इसमें 57,000 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। बुधवार को बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों के तिमाही नतीजे, डिविडेंड और कॉर्पोरेट अपडेट सामने आए, जिसके बाद गुरुवार के कारोबार में इन स्टॉक्स पर खास नजर रहने वाली है। खास तौर पर ऑटो, कंज्यूमर, सीमेंट, रियल्टी, IT और फाइनेंस सेक्टर के शेयरों में एक्शन देखने को मिल सकता है। सोला विनियर्ड्स का चौथी तिमाही का मुनाफा 34% घटा है, लेकिन कंपनी को वाइन टूरिज्म बिजनेस से रिकॉर्ड रेवेन्यू मिला है। साथ ही कंपनी ने निवेशकों के लिए डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिससे कमजोर प्रॉफिट के बावजूद स्टॉक में सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिल सकती है। मथूट माइक्रोफिन ने बड़ा टर्नअराउंड दिखाते हुए पिछले साल के 401 करोड़ रुपए के घाटे से निकलकर इस बार 71 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। NII में 20% की ग्रोथ और बैड लोन्स घटने से कंपनी की एसेट क्वालिटी सुधरी है, जिससे आज शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल सकता है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने साउथ मुंबई में 1650 करोड़ रुपए का अल्ट्रा लक्जरी प्रोजेक्ट महिंद्रा बीकन हिल लॉन्च किया है। रियल्टी सेक्टर में प्रीमियम हाउसिंग डिमांड मजबूत रहने से इस खबर के बाद स्टॉक पर निवेशकों की नजर बनी रह सकती है। पेटीएम ने चौथी तिमाही में 545 करोड़ रुपए के घाटे से निकलकर मुनाफे में वापसी की है। कंपनी की कमाई और EBITDA दोनों में मजबूत सुधार देखने को मिला है, जिससे बाजार सेंटिमेंट मजबूत हो सकता है और आज शेयर में अच्छी तेजी की संभावना बन सकती है। बजाज ऑटो ने चौथी तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 34% और रेवेन्यू 31.8% बढ़ा है, जबकि EBITDA मार्जिन बढ़कर 21% पहुंच गया। साथ ही कंपनी ने 150 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड और 12,000 रुपए प्रति शेयर के बायबैक का भी ऐलान किया है। ब्लू स्टार का चौथी तिमाही का नेट प्रॉफिट 17% बढ़कर 227 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन 6.9% से बढ़कर 8% हो गया। कंपनी ने निवेशकों के लिए 8.50 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने मजबूत तिमाही नतीजों के साथ 5 रुपए प्रति शेयर इंटरिम डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी का प्रॉफिट 452 करोड़ रुपए और रेवेन्यू 3900 करोड़ रुपए रहा, जबकि EBITDA 841 करोड़ रुपए पहुंच गया। रैडिको खैतान ने शानदार तिमाही प्रदर्शन करते हुए प्रॉफिट में 95% की बढ़त दर्ज की है। कंपनी का EBITDA मार्जिन 18.9% तक पहुंच गया, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स की मजबूत डिमांड को दिखाता है। श्री सीमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट और EBITDA मार्जिन में दबाव देखने को मिला। कंपनी ने इसके बावजूद निवेशकों के लिए 70 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। कंसाई नेरोलैक का प्रॉफिट मामूली गिरावट के साथ 121 करोड़ रुपए रहा, जबकि रेवेन्यू बढ़कर 1773 करोड़ रुपए पहुंच गया। कंपनी ने 2.50 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी किया है। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस ने 1:3 बोनस इशू और 2 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। हालांकि कंपनी का चौथी तिमाही का प्रॉफिट 41% गिरा है और EBITDA मार्जिन भी घटकर 25.1% रह गया। रेमंड लाइफ स्पेसेस का नेट लॉस घटा है और EBITDA में बड़ा सुधार देखने को मिला है। कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश भी की है। PB फिनटेक का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बढ़कर 261 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि कंपनी की आय 2061 करोड़ रुपए रही, जिससे बिजनेस ग्रोथ मजबूत दिखाई दे रही है।
बिरला सॉफ्ट ने मजबूत तिमाही नतीजों के साथ 4 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड घोषित किया है। कंपनी का प्रॉफिट 44% बढ़ा है और ईबीटीए मार्जिन भी बढ़कर 18.5% पहुंच गया। वॉरी एनर्जीज की इकाई ने सेकी के साथ 300 मेगावाट के विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कंपनी की मौजूदगी और मजबूत हो सकती है। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने सुप्रीम इंडस्ट्रीज के साथ 3 साल की डील साइन की है। इस समझौते के तहत सुप्रीम इंडस्ट्रीज कंपनी के जैगल प्रीपेड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेगी।